हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस चैनल में और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगी कि आप लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लगातार कमेंट्स भेज रहे हैं, जिससे हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा नया है। कल हमने ख़त्म कर दिया था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में, और आज जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व का मापन हम शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि हमारी टीम जो है इसके अलग अलग वीडियोस कब कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, जिससे आपको जानकारी मिल जाए और आपसे संबंधित कोई भी उस विषय के अंदर कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो आप उसको उसकी जानकारी दे सके। सुबह 8 बजे हमारा विज्ञान का वीडियो आता है जो 10वीं क्लास के लिए है, तो 10वीं क्लास के बच्चे उससे जुड़ सकते हैं। 8 बजे आता है और 10 बजे आता है हमारा रीट का वीडियो, जिसमें 2 सब्जेक्ट बराबर चलते हैं, एक बार विज्ञान चलता है और एक बार गणित चलता है। तो 10 बजे जो है वो ये रीट के लिए दोनों क्लास चलती है, एक दिन गणित की चलती है, एक दिन विज्ञान की चलती है। 11 बजे भौतिक विज्ञान का जो वीडियो आता है और वो हमारी टीम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और वो जो भौतिक विज्ञान का वीडियो है वो 12वीं कक्षा के लिए है और आप इससे जुड़ते रहिए। आपके संपर्क में आपके छोटे भाई बहन हैं तो फिर उनको भी इससे अवरुचित करवाइए। और 3 बजे मेरा वीडियो ऑब्वियसली आता ही, आपको पता है। तो हमारे दिन में 4 वीडियो आते हैं हमारी टीम के, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 3 बजे, ठीक है। मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूँ जिससे आपका भी फ़ायदा हो और आपसे जो जुड़े हुए हैं बच्चे, आपके भाई बहन हैं, कोई रिलेशन में है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये है हमारा व्यक्तित्व का मापन, ये पार्ट 1 है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। देखिए गाइस, जो टॉपिक करते रहे ना उसके पार्ट मैं उस पर लिखते रहती हूँ ताकि आपको पहचानने में समस्या ना आए। क्योंकि एक बार तो आप अगर साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो आप समझ सकते हैं आगे पीछे के टॉपिक, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पार्ट लिख करके इसको बताते रहती हूँ। साथ में हम डेट भी लिखते हैं, इसके अनुसार आपको पता चल जाए कि कौन सा वीडियो पहले का है, कौन सा वीडियो बाद का है। तो व्यक्तित्व का मापन, इससे पहले हमने पढ़ा था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कारक हमारे समाप्त हो गए हैं। अब व्यक्तित्व का मापन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, कुछ तो आप जानते हैं जो मैं आपको शुरुआत में पढ़ा चुकी हूँ, व्यवहार की अध्ययन की विधियां, तो आज हम उसको इस ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे। तो पहली जो है विधि वो है अवलोकन विधि। याद आई फ्रेंड्स आप लोगों को? अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जो अवलोकन विधि है ये है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा बता देंगे, लिखने की बजाय हम समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड है कि हम दूर खड़े होकर के या छात्रों के समूह में रहकर छात्र के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत भी वही आएगा, अवलोकन विधि के अंतर्गत, कि अगर हमें किसी का व्यक्तित्व मापना है तो उसको हमें बहुत समय तक उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, वो किस प्रकार के व्यवहार करता है वो महसूस करना पड़ेगा, और अगर गहराई से जानना है तो उसके साथ हमें रहना पड़ेगा, तो हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा आता है हमारा साक्षात्कार विधि, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये है इंटरव्यू मेथड।
ठीक है। दूसरा इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। आपको याद दिला देती हूँ मैं, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार। और अवलोकन के अंतर्गत ही सहभागी विधि और असहभागी विधि। एक बार आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, शायद दूसरे तीसरे नंबर का है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के मापन की अध्ययन विधियां हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत है। तीसरा है हमारा प्रश्नावली विधि। ये है क्वेश्चनरी मेथड। प्रश्नावली विधि में देखिए कि एक तो बंद प्रकार के प्रश्न थे, एक खुले प्रकार के प्रश्न थे, और प्रश्न का निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। एक तो प्रश्न की जो आकार है वो छोटा होना चाहिए, एक उसमें विशेषज्ञ त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए। ये तीनों विधियां मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियोस में लिखा दी हैं, उसमें आप जा करके एक बार देखें इनको, तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। और वैसे मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा बता भी दिया। अब जो चौथी विधि है जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं वो है हमारी निर्धारण मापनी। इसको बोलेंगे हम रेटिंग स्केल। देखिए, इस विधि के अंतर्गत निर्धारण मापनी, तो मापनी से आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जिसके द्वारा हम किसी भी छात्र के व्यवहार का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ शब्द हमें अंकित करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि निर्धारण मापनी जो है, इसमें मापनी बनाते समय केवल उन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखा जाए जिसके द्वारा सभी प्रकार के छात्रों का मापन हो सके। यानी कहने का अर्थ है ऐसे बिंदु ना हो जिस पर एक भी बच्चे का कुछ भी अंकित ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले निर्धारण मापनी के अंतर्गत हमें उन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखना है जिन बिंदुओं के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं। और इस मापन के दौरान जो छात्र होता है उस छात्र से आपकी अंतःक्रिया होना जरूरी है, अन्यथा निर्धारण मापने का हम लोग क्या नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार अगर आप किसी छात्र को जानते ही नहीं हैं तो उस बच्चे की निर्धारण मापनी आप निर्मित नहीं कर सकते। निर्धारण मापनी बनाने के लिए आपको उस बच्चे के साथ अंतर संबंध बनाना जरूरी है, उसके साथ अंतरक्रिया जरूरी है, या उसको कुछ समय के लिए जानना जरूरी है, कुछ विशेष महत्व को जानना जरूरी है, उसको डीपली हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम इस जो निर्धारण मापनी है इसको विस्तार से लिखते हैं। गाइस, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया ताकि हमारा समय अधिक ना लगे। तो देखिए, निर्धारण मापनी क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस विधि में सबसे पहले उन गुणों का निर्धारण किया जाता है जिसका मापन हमें करना है। इसके पश्चात शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार 3 बिंदु, 5 बिंदु या अधिक की मापनी का निर्माण कर लेता है, फिर व्यक्तित्व के गुणों का इस मापनी पर निर्धारण कर लेता है। अब ये आपको मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, जब आप टेबल समझेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा, या मैं उदाहरण दूंगी तो वो जो उदाहरण है वो मेरे रामबाण इलाज है दूसरे बच्चों को समझाने के लिए। इस विधि का उपयोग शिक्षक तभी कर सकता है जब छात्र और उसमें अंतरक्रिया हो चुकी है, यानी छात्र को वो किसी न किसी प्रकार से मिल चुका है या उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जानता है, तभी हम निर्धारण मापनी को बना सकते हैं।
यद्यपि व्यक्तित्व मापन की बहुत आसान विधि है, लेकिन इसमें 3 प्रकार की त्रुटियां आती हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। हेलो प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि और है उदारता कठोरता की त्रुटि। अब देखिए कि जिस प्रकार हमें 3 या हम 4 छात्र ले लेते हैं। ये देखिए, अब मापनी का हम निर्धारण करेंगे। इसमें छात्र का नाम, तो छात्र हमारे पास पहला होगा ए। इसमें हम 5 कॉलम ले लेते हैं। ये होगा अति उत्तम। क्या होगा ये? अति उत्तम। आई थिंक क्लियरिटी होगी आपकी स्क्रीन पे। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्वालिटी में जा करके उसको हाई करके क्वालिटी बढ़िया कर सकते हैं। फिर होगा उत्तम, फिर होगा औसत, फिर होगा निम्न और फिर होगा अति निम्न। यानी ये हमने बेसिक 5 बिंदु लिए हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है या किसी भी प्रकार से हम बोलेंगे कि वो किस श्रेणी में आता है। तो पहला हमारा छात्र है ए, आप इसको नाम भी दे सकते हैं। दूसरा छात्र हमारा बी, तीसरा है सी, चौथा है डी और 5वां है ई। ये हमारे कुछ छात्र हैं। देखिए, अब जैसे हमने इस बिंदु को पढ़ा है कि इस विधि का उपयोग शिक्षक तभी कर सकता है जब छात्र और उसमें अंतरक्रिया हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं। एक स्कूल में पढ़ाने के दौरान आपको आपके प्रिंसिपल महोदय द्वारा कहा जाता है कि बच्चों का व्यक्तित्व मापन करो निर्धारण मापनी के द्वारा। तो निर्धारण मापने के द्वारा आप व्यक्तित्व का जो मापन कर सकते हैं छात्र का, वो तभी कर सकते हैं अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं। अगर उस बच्चे को आप नहीं जानते हैं, उसकी प्रक्रिया को आपने नहीं देखा है, तो ये जो मापनी है ये हमारी गलत हो जाएगी और इन प्रभावों के दौरान आ जाएगी। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए नाम का छात्र आता है, ठीक है। तो उससे पहले तो हम 3-4 प्रकार की इसमें हम मापनी लेते हैं। एक तो पहले उससे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने के दौरान क्या हो जाता है कि वो बच्चा किस प्रकार का है, या पढ़ाई में अच्छा है या फिर डल है या एवरेज में है। तो जैसे ही वो उत्तर देगा तो उससे हमें पता चल जाता है। उसके बाद उस बच्चे का जो मुखौटा है, आपको मुखौटा देख करके आप जान जाएंगे कि किस प्रकार का बच्चा है। कोई बच्चा आता है, उसने आपको स्कूल में आने से पहले वो आपको स्कूल के बाहर मिला। बाहर मिलते वक्त उस बच्चे ने आपको जैसे देखा तो आपके पैर छुए, गुरुजी प्रणाम, पैर छू करके उसने आपका अभिनंदन किया बहुत बहुत। और उसके माता पिता थे साथ में, तो माता पिता से मिलाया आपको कि सर ये मेरे माता पिता हैं, तो उन्होंने आपको नमस्कार किया। इस प्रकार जो आपकी वार्तालाप हुई उसमें आपने देखा कि वो बच्चा आपको अच्छी प्रकार से मिला है। उसी बच्चे को आप दूसरी जगह देखते हो 3-4 बच्चों के साथ, तो वहाँ भी उसका व्यवहार अच्छा, तो आपने उस बच्चे को 3-4 जगह देख लिया जहाँ उसका व्यवहार बढ़िया मिला। अब वो बच्चा आपके सामने आता है, तो वो बच्चा आपके सामने आता है तो आपको इन 5 में से एक पर टिक करना होगा कि उस बच्चे का जो व्यवहार है वो हमेशा से कैसा रहा है। तो देखिए, आपने हमेशा देखा उसको, 3-4 जगह आपने देख लिया है। 3-4 जगहों के दौरान आपको लगा कि ये बच्चा हर जगह मैंने उसको देखा है, तो उसका जो व्यक्तित्व हमेशा अच्छा ही है। तो आपने क्या किया, अति उत्तम पे टिक कर दिया।
यानी उस बच्चे के व्यवहार में बहुत अच्छाइयाँ हैं, या जितनी बार देखा तो कभी भी गलत शिकायत उससे नहीं मिली, तो आपने क्या किया, अति उत्तम पे टिक कर दिया। ये आपने कब किया, जब आपके और उस छात्र के बीच में अंतर्क्रिया हो चुकी थी, यानी आप लोग एक दूसरे से मिल चुके थे, नहीं भी मिले हों तो आपने उसका व्यवहार 2-3 जगह देख लिया। अब एक बी नाम का जो बच्चा है, उस बी नाम के बच्चे से आप मिले कि वो एक दिन आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और वो बच्चा पीछे से साइकिल लेके आ रहा था। अब उसको पता नहीं, आप नए नए टीचर थे, ठीक है, और उसको पता नहीं कि हमारे स्कूल के टीचर हैं, तो पीछे से साइकिल से उसने आपको धक्का मार दिया। जैसे धक्का मार दिया आप गिर गए, गिरते आप आवेश में आ गए, आवेश में आकर के बोला दिखता नहीं क्या, तो उस बच्चे ने हाथों हाथ उल्टा जवाब दिया कि दिखता नहीं क्या, पीछे से घंटी बजा रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देता है, एक तो गिर गए ऊपर से चिल्ला रहे हो। तो फिर वो आपसे बहुत बहस करने लगा। आपने बोला शर्म नहीं आती, बड़े के साथ बहस करते हो। उसने बोला शर्म किस बात की, बड़े के साथ बहस करने की क्या बात है, आप मुझे डांट रहे हो तो मैं आपको डांट नहीं सकता। तो उसने बहुत गलत आपको बोला। फिर उसी बच्चे को आपने देखा कि वो स्कूल के बाहर किसी छोटे बच्चे की पिटाई कर रहा है। कहने का अर्थ है कि उसको आपने 2-3 जगह देखा या उसका अवलोकन किया तो आपको पता चला कि ये जो बच्चा है ये दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो जैसे ही वो बच्चा अंदर आता है तो आप क्या करेंगे, आप अति निम्न पे सीधा आपका हाथ जाएगा और टिक हो जाएगा, यानी उसका व्यवहार कैसा है, अति निम्न। तो ये भी हमें कब पता चला, जब उस बच्चे का आपने अवलोकन किया, उस बच्चे के बारे में जाना, उस बच्चे को आपने देखा। वो बच्चा जैसे ही कक्षा के अंदर घुसता है तो आपको देखते ही वो एकदम से पीला पड़ जाता है कि कल जिसको मैंने टक्कर मारी थी मुझे क्या पता वो मेरे टीचर ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही तीसरे प्रकार का जो बच्चा आता है, एक बार इस सारणी को हम रखेंगे क्योंकि ये जो समझने के लिए हमें ये सारणी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा जो बच्चा आता है वो बच्चा पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होने की वजह से वो शायद दूसरों से कम बोलते हैं तो उसकी मित्र मंडली नहीं है तो उसका जो व्यवहार है स्कूल में एकदम शांत प्रकार का है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा है। तो आप क्या करोगे, उसको देखते ही उसके और आदतों को नज़रअंदाज करते हुए केवल उसकी पढ़ाई की अहमियत को देखते हुए आप क्या करोगे, उसको उत्तम पे कर दोगे। और आप चाहो कि आपने बहुत अच्छा उसको माना है तो आप अति उत्तम पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या है कि एक बच्चा ऐसा आया जो खेल कूद में बढ़िया है, ना पढ़ाई में है और व्यवहार भी उसका थोड़ा ठीक ठाक है और खेल कूद में वो बहुत बढ़िया, आपके स्कूल की तरफ से वो खेलने के लिए जाता है। तो खेलने के लिए जाता है जिसके दौरान पढ़ाई में अच्छा नहीं, वो व्यवहार भी ठीक है, ना अच्छा है ना बुरा है, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को देखते ही औसत के टिक लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार चौथा बच्चा आता है, पांचवा बच्चा आता है जिसका व्यवहार आपने 2-3 जगह देखा है कि वो गलत आदतों का शिकार हो रखा है, तो इसका व्यवहार मापन के लिए आपने क्या कर दिया, नहीं। तो बच्चे इस प्रकार जो है हमें मापन बनानी पड़ती है, जिसमें मैंने केवल 5 बिंदु लिए हैं। अगर आपको आवश्यकता है किसी बच्चे के व्यक्तित्व मापन की तो आप इन बिंदुओं को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बिंदुओं को बढ़ाने के दौरान आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब आप बिंदु बढ़ाते हैं तो ये इतनी बड़ी ना हो जाए कि पेज पलटना पड़े। जब पेज पलटना पड़ता है तो उस निर्धारण में, आकलन में गलतियां होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आइए अब हम दोबारा पढ़ते हैं, पहले आपको समझ में नहीं थे, अब 100% श्योर आपको समझ में आएगा। इस विधि में सबसे पहले उन गुणों का निर्धारण कर लिया जाता है जिसका मापन हमें करना है। इसके पश्चात शिक्षक इच्छा के अनुसार 3 या 5 बिंदु, मैंने 5 ले लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, इससे अधिक भी ले सकते हैं, या अधिक की मापनी का निर्माण कर लेता है। फिर व्यक्तित्व के गुणों का इस मापनी पर निर्धारण कर लेता है। अब इस मापनी पे मैंने व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण कर लिया है, ठीक है। अब इन बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो इस टिक के दौरान पता चल जाएगा। इस व्यक्तित्व मापन की ये बहुत ही आसान विधि है, बहुत इजी मेथड है, लेकिन इसमें
बहुत गलतियां होने की संभावना होती है। और वो गलतियां होने की संभावना क्या होती है कि ये 3 त्रुटियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अगर इन त्रुटियों के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन में बच्चे का व्यवहार आ जाता है तो हमसे 100% गलतियां हो सकती हैं। अब देखिए त्रुटियां क्या है, एक बार हम इसको यहीं रखेंगे। तो आपके लिए मैंने इन तीनों त्रुटियों को लिख दिया। अब देखिए त्रुटियां क्या है। सबसे पहला हेलो प्रभाव। ये जो गाइस हेलो प्रभाव है, ये कोई फ़ोन से संबंधित कोई भी प्रभाव नहीं है, जैसा कि इसका नाम है। हेलो प्रभाव से अर्थ है कि जब शिक्षक किसी पूर्व धारणा के प्रभाव में आकर छात्र के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे तो इसे हेलो प्रभाव कहते हैं। बोलेंगे तो पूर्व धारणा क्या होगी, देखिए ये अंडरलाइन कर रही हूँ, ये पूरा इसी के अंतर्गत आएगा। पूर्व धारणा होती है कि कोई शिक्षक किसी बच्चे से बाजार में मिलता है, उस बच्चे को पता नहीं है कि ये अपना ही शिक्षक है और उसके साथ वो गलत व्यवहार करता है। वो बच्चा उस शिक्षक के साथ क्या करता है, गलत व्यवहार करता है। अब चाहे वह बच्चा कितना ही अच्छा हो, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही समझदार हो, लेकिन टीचर को उस बच्चे के प्रति धारणा बन गई है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है। अब चाहे वो बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही संस्कारी हो, लेकिन वो जो मार्केट में उनकी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान एक प्रभाव उस बच्चे का शिक्षक के मस्तिष्क में बैठ गया जो उतरता नहीं है, तो इससे कहते हैं हेलो प्रभाव। अब वो बच्चा जब मूल्यांकन करने के लिए आएगा तो चाहे वो कितना ही अच्छा बच्चा हो, शिक्षक उस बच्चे का चेहरा देखते ही सीधे किस ओर जाएगा, निम्न, अति निम्न की तरफ टिक लगाएगा। क्या ये सही है? जी नहीं, ये एकदम गलत है हेलो प्रभाव। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो इस मूल्यांकन का हकदार नहीं था, लेकिन जो शिक्षक की धारणा बन गई थी उस धारणा के अनुरूप उसका मूल्यांकन किया गया। इसी के बाद मैं दूसरा बताऊंगी। एक दूसरा बच्चा था जो कि बहुत ही उदंड है, लेकिन उसको पता है कि ये अपना टीचर है, ठीक है, इसके साथ बना के रखेंगे तो पास हो जाएंगे। तो वो जो बच्चा है वो टीचर का सारा काम कर देता है, ठीक है। क्लास में आने से पहले पानी पिला देता है, जैसे टीचर आता है उससे पहले ब्लैक बोर्ड रफ कर देता है, टीचर के जितने भी किताब होती है, जैसे कक्षा खत्म होती है गुरुजी मैं रख के आ जाऊँ, किताबें रख के आता है, जबकि वो बहुत शैतान है, वो अच्छा व्यवहार का नहीं है। तो बच्चे का जो व्यवहार है वो उस टीचर ने क्या बना ली, वो धारणा कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है। अब जब उस बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो वो बच्चा बहुत ही निम्न प्रकार का है, लेकिन शिक्षक क्या करेंगे, अति उत्तम पर टिक लगा देंगे, जो वो बच्चा इस अति उत्तम का हकदार नहीं है। इसे कहते हैं हेलो प्रभाव। यानी शिक्षक किसी पूर्व धारणा के अनुसार बच्चे का क्या कर दे, मूल्यांकन कर दे, जो उसको निम्न और अति निम्न और औसत की एवरेज जो होती है इसके दौरान उस पर टिक ना लगाए और उससे अलग पर टिक लगा दे, ठीक है। दूसरा बोलेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि। कुछ मूल्यांकन करता न तो उच्च दिशा में मूल्यांकन करना चाहता है और न ही निम्न दिशा में। ऐसा मूल्यांकन करता अपने व्यक्तित्व के कारण औसत में मूल्यांकन कर देगा, इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी बुआ जी आपको कैसी लगती है। वो बुआ जी कभी तो आपको मार देती है, ठीक है, कभी तो आपको थप्पड़ मारती है, कभी आपके लिए ड्रेस लेके आती है तो थप्पड़ मारती है तब तो गंदी बन जाती है, और जब आपके लिए ड्रेस लेके आती है तो आपके लिए अच्छी बन जाती है। लेकिन ड्रेस भी वो आपको दे चुकी, थप्पड़ भी वो आपको मार चुकी। मैं एक ऐसे समय भी पूछती हूँ जब आपके पास ना उनकी अच्छी इमेज थी ना ही बुरी इमेज थी, तो मैंने पूछा आपकी बुआ जी आपको कैसी लगती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक ठाक है, ना अच्छी ना बुरी। क्योंकि अच्छी बोलेंगे तो उसने आपको थप्पड़ मारा था वो याद आएगा, और बुरी बोलेंगे तो उसने आपको ड्रेस ला के दी थी वो याद आएगा। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, बीच में एवरेज में कर देते, इसे बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, ठीक है। एक ही मिस्टेक तब होती है जब बच्चे को आप नहीं जानते, उसके साथ अंतर्क्रिया नहीं करते और आपको मूल्यांकन करना हो, तो उस बच्चे का आपने पहली बार चेहरा देखा हो तो आपको ना पता है वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, एक सीधा उदाहरण अपनाएंगे
करेंगे औसत का। तो आप क्या करते हैं, उस बच्चे का औसत पर टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या पता निम्न प्रकार का है या उच्च प्रकार के व्यवहार का है, तो ये जो मापन हो जाता है ये गलत हो जाता है। इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, यानी बीच का माध्यम अपनाना। उदारता और कठोरता की त्रुटि, जो मूल्यांकन करता उदार व्यक्तित्व का होगा वह उच्च दिशा में, और जो कठोर व्यक्तित्व का होगा वह निम्न दिशा में मूल्यांकन करेगा। यह दोनों ही त्रुटियां हैं, उच्च दिशा वाली भी त्रुटि है और निम्न दिशा वाली भी त्रुटि है, क्योंकि मूल्यांकन उस श्रेणी में होना चाहिए जिसका छात्र क्या होता है, हकदार होता है। देखिए ये जो है कि उदारता और कठोरता, जो मूल्यांकन कर रहा है यानी मूल्यांकन करता अगर वो उदार व्यक्तित्व का है, तो उदार व्यक्तित्व का होने के कारण उसकी ज्यादातर जो मूल्यांकन की मापनी है वो किस प्रकार होगी। देखिए मान लीजिए कि इन 5 बच्चों का मूल्यांकन जो है वो एक मूल्यांकनकर्ता कर रहा है जो उदार व्यक्तित्व का है, यानी वो भावात्मक है, एक तरह से इमोशनल है, ठीक है। तो उसके ज्यादातर मापन आएंगे इसमें, 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 यानी उच्च दिशा में मापन करेगा, निम्न दिशा में मापन नहीं करेगा, चाहे बच्चा कैसा ही हो। तो जो बच्चा जिस श्रेणी का हकदार है उसको वही श्रेणी प्राप्त होनी चाहिए, तो ये एक त्रुटि मानी जाती है। दूसरा मैं बोलूंगी कि एक मूल्यांकनकर्ता अगर कठोर व्यवहार का है तो वो निम्न दिशा की ओर मूल्यांकन करेगा, तो निम्न दिशा है ये, तो उसके ज्यादातर जो है वो इस दिशा के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी गलत है कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही संस्कृतिवान है, बहुत ही बोलेंगे कि एकदम वेल मेंटेन, वेल डिसिप्लिन्ड है, तो बच्चे की क्या ये श्रेणी ठीक है? जी नहीं गाइस, ये श्रेणी ठीक नहीं है। तो ये जो उदारता और कठोरता की त्रुटि है ये बच्चे को अपना वास्तविक हक नहीं दे पाती है। इसीलिए इन तीनों प्रकार की जो त्रुटियां हैं, इन तीनों प्रकार की त्रुटियों से मूल्यांकनकर्ता को बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन कर रहा है तो मूल्यांकन करते वक्त उसको इन 3 त्रुटियों से बचाना चाहिए, अन्यथा जो छात्र का व्यवहार का मापन हो रहा है, व्यक्तित्व का मापन हो रहा है, उस व्यक्तित्व मापन में जो बच्चे के जो अंक मिल रहे हैं या बोलेंगे कि उसको क्रमबद्ध किया जा रहा है किसी क्षेत्र में, वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो हम निर्धारण मापने के दौरान सही प्रकार से 100% परिणाम नहीं निकाल सकते। तो निर्धारण मापने के अंतर्गत आपको समझ में आ गया। निर्धारण मापने के अंतर्गत सबसे पहले हम उन बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं जिनका हमें मापन करना है। फिर उसके अंतर्गत हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 बिंदु भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो बिंदु ऐसे होने चाहिए जो प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत हो, ठीक है। अब इनमें से 5 जो बिंदु हैं वो 5 बिंदु छात्र के व्यवहार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हेलो प्रभाव मैंने आपको बता दिया कि पूर्व धारणा होती है, हम पहले से समझ लेते हैं कि वो बच्चा खराब है चाहे वो बच्चा कितना ही अच्छा हो, तो ये एक त्रुटि है। केंद्रीय प्रवृत्ति वाली आपको बताते हैं कि बीच वाली जो ये उस प्रकार के लोग करते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, यानी कि जो हाई पे भी नहीं जाते और ज़्यादा निम्न पे भी नहीं जाते, इस प्रकार वो ठीक ठाक है में इसको कर देते हैं। तो ठीक ठाक वाली जो प्रवृत्ति है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति। और उसके बाद उदारता कठोरता मैंने बता दी कि कोई उदार व्यक्ति होगा तो वो हमेशा उच्च दिशा की तरफ मूल्यांकन करेगा, और जो कठोर व्यक्ति होगा, जो कठोर व्यक्ति वाला मूल्यांकन करता होगा, तो उसका जो मूल्यांकन होगा वो निम्न दिशा की होगा। जो दोनों ही त्रुटियां गलत है, अधिक उदार होना भी गलत है और अधिक कठोर होना भी गलत है। तो इन दोनों के द्वारा छात्र जिस श्रेणी का हकदार होता है वो श्रेणी उसे नहीं मिल पाती। तो मित्रों आज जो है हमने व्यक्तित्व के मापन के अंतर्गत निर्धारण मापनी कर ली है। निर्धारण मापनी के दौरान मैंने आपको 3 प्रकार की जो त्रुटियां हैं ये त्रुटियां बताई हैं। 3 त्रुटियों के अंतर्गत ये जो मुख्य बातें हैं, पूर्व धारणा और एक
ये ना ही उच्च दिशा में और ना ही निम्न दिशा में मूल्यांकन करना चाहेगा। और उदारता कठोरता वाला होता है कि जो व्यक्ति होता है उदार व्यक्तित्व वाला जो होगा वो उच्च दिशा में, और जो कठोर व्यक्तित्व होगा वो निम्न दिशा में मूल्यांकन करेगा। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, स्किप ना करें, और हमें आपके कमेंट बताते रहिए, और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं इसका लगातार हमें सूचना आप देते रहिए। और अंत में मैं कहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।